बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट लेक्चर है हमारा, तो सेकंड लेक्चर है हमारा। तो यूनिट ऑफ चार्ज से बात करेंगे। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। अब चार्ज का जो सीजीएस यूनिट है, तो सीजीएस में आपको दो कैटेगरीज मिलती हैं, ईएसयू एंड ईएमयू। ईएसयू इज आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट एंड ईएमयू इज आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। चार्ज के सीजीएस सिस्टम में ये दो यूनिट होने की वजह ये थी कि इनिशियली आपके पास चार्ज रेस्ट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी किया जाता था, तो उसको एक अलग यूनिट असाइन किया गया क्योंकि उसके इर्द गिर्द सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है। और चार्ज मोशन में आता है तो उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाती है। इसीलिए डिफरेंशिएट करने के लिए कि कौन सा चार्ज रेस्ट पर है और कौन सा चार्ज मोशन में, इनको अलग अलग यूनिट असाइन कर दिए गए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पहले एक अलग फिनोमेना लिया, मैग्नेटिक फील्ड एक अलग फिनोमेना लिया, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ये कंबाइन चलेंगे। तो इनिशियली क्योंकि जब आपके पास इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी तो चार्ज को ये अलग अलग यूनिट असाइन किए गए थे। और किसी एक फिजिकल क्वांटिटी के अलग अलग यूनिट होना एट द सेम टाइम, ये भी थोड़ी अनकन्वेंशनल सी बात है। तो ये फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा चैप्टर नंबर 15 में इंशाल्लाह कि इसको कैसे यूनिफाई किया गया है, क्यों अल्टीमेटली इसको एक ही यूनिट यानी कि कूलम असाइन किया गया था। अच्छा, ईएसयू का जो दूसरा नाम है इसे स्टेट कूलम भी कहते हैं या फ्रैंकलिन के नाम पर भी ये याद किया जाता है। ईएमयू का दूसरा नाम एब्सोल्यूट कूलम या एब कूलम भी है और इसका नेम भी साइंटिस्ट के नेम पे है। द साइंटिस्ट इज बायट। तो बायट के नेम पर ईएमयू को याद किया जाता है। फिर हमारे पास कुछ टर्म्स हैं व्हिच आर एसोसिएटेड विद चार्ज। उनमें हमारे पास एक सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज को आप कैपिटल या स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इट इज अ चार्ज which causes electric field in space. E represents electric field in space. Yeah, it is a charge whose field is to be studied. ये वो चार्ज है जिसकी फील्ड को आपने स्टडी करना है। इट इज अ चार्ज अंडर योर ऑब्जर्वेशन। यानी आप कहते हैं जनाब आउटर स्पेस में या स्पेस में एक चार्ज मौजूद है या किसी बॉडी पे एक चार्ज मौजूद है, तो फिर उस चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो एग्जिस्ट करती है, जैसे मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट करती है। तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम स्टडी करना चाहते हैं। तो जिस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को आप स्टडी करना चाहोगे वो चार्ज कौन सा चार्ज होगा? सोर्स चार्ज होगा। ठीक है। टेस्ट चार्ज या यूनिट चार्ज। A charge which is used for measurement and detection of field of source charge. टेस्ट चार्ज या यूनिट चार्ज एक ऐसा चार्ज होगा जो सोर्स चार्ज की फील्ड को डिटेक्ट करेगा। देखिए, अब सोर्स चार्ज ने तो एक फील्ड प्रोड्यूस की है, लेकिन मुझे क्या पता कि वो फील्ड कहाँ तक एग्जिस्ट करती है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उस फील्ड की डायरेक्शन क्या है, फील्ड क्या पता कि कहाँ तक एक्सटेंडेड है। तो इस सोर्स चार्ज की फील्ड को डिटेक्ट करना कि वो कहाँ तक मौजूद है और फिर उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करना, ये किसका काम होगा? टेस्ट चार्ज का काम होगा। ठीक है। और टेस्ट चार्ज के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि इट्स मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। इट्स मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। अच्छा, अब ये एक रियल चार्ज होता है, इसको हम Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक आइडियल चार्ज होता है, यानी ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता। हम अपनी स्टडीज को फैसिलिटेट करने के लिए टेस्ट चार्ज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं? आइडियल गैस मिलती है कहीं? No. There is no ideal gas selling anywhere. अच्छा, आइडियल फ्लूइड मिलता है कहीं? No, sir. नहीं। आइडियल हीट इंजन मिलता है कहीं? No, sir. नहीं। आइडियल मशीन मिलती है कहीं? No, sir. ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपने क्यों इंट्रोड्यूस किए? ताकि आप अपनी स्टडीज को आसान बनाएं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री में आप लोगों ने आइडियल गैस का कॉन्सेप्ट पढ़ा, फर्स्ट ईयर में थर्मोडायनेमिक्स में आप लोगों ने आइडियल गैस का कॉन्सेप्ट पढ़ा। तो हमने क्या किया? आइडियल गैस इंट्रोड्यूस करके हमने आइडियल गैस इक्वेशन बनाई।
और आइडियल गैस इक्वेशन बनाने के बाद हमने उसमें चेंजेस करके क्या बनाई थी? द रियल इक्वेशन ऑफ गैस, वंडर वॉल इक्वेशन ऑफ गैस। तो फायदा हमें हुआ ना, हमने पहले एक सिंपल सा मॉडल बनाया, फिर उस मॉडल में चेंजेस करके हमने रियल इक्वेशन ऑफ गैस बनाई। समझ आई बात? तो बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, टेस्ट चार्ज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये आइडियल है, ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हम इमेजिन करेंगे ये एग्जिस्ट करता है, और फिर ये क्या करेगा, ये एक सोर्स चार्ज की फील्ड को मेजर और डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा। और इसकी एक और खासियत भी है, इट विल मेजर एंड डिटेक्ट द फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज विदाउट अफेक्टिंग इट। ये सोर्स चार्ज की फील्ड को मेजर भी करेगा, डिटेक्ट भी करेगा, लेकिन उसे इफेक्ट नहीं करेगा, उसके मैग्नीट्यूड को या डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। तो आइडियली ऐसा हो सकता है, वरना जब भी दो चार्ज इंटरेक्ट करेंगे तो वो तो एक दूसरे की फील्ड को इफेक्ट करेंगे। जब भी एक चार्ज दूसरे चार्ज से इंटरेक्ट करता है तो किसके थ्रू इंटरेक्ट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू इंटरेक्ट करता है। तो ये कहना कि ये जो टेस्ट चार्ज है, ये जब भी किसी सोर्स चार्ज की फील्ड को मेजर और डिटेक्ट करेगा, उसे इफेक्ट नहीं करेगा। ये उसी वक्त पॉसिबल है जब ये कौन सा चार्ज हो? आइडियल चार्ज हो। एक और मजे की बात इसके बारे में मैंने लिखी, इट्स मैग्नीट्यूड इज यूनिटी का मतलब 1। अच्छा, वो कौन सा नंबर है जिससे मैं किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ तो रिजल्ट वही आ जाता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है कि जब आप 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट वापस वही आएगा। इट इज अ सॉर्ट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कि जब आप इस चार्ज को किसी भी चार्ज की फील्ड मेजर करने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए यूज करोगे तो ये उसी की फील्ड देगा, अपनी फील्ड दरमियान में नहीं लेके आएगा। इसीलिए मैंने कहा कि ये दूसरे चार्ज की फील्ड को मेजर करता है बट विदाउट इफेक्टिंग इट। इज इट क्लियर? ओके, अब पॉइंट चार्ज या लोकलाइज्ड चार्ज के ऊपर बात करते हैं। What is a point charge or a localized charge? A charge which has no internal dimensions. ऐसा चार्ज जिसकी कोई इंटरनल डायमेंशंस नहीं होंगी उसको हम क्या कहेंगे? पॉइंट चार्ज। ऐसा कोई चार्ज हमने पढ़ा है अभी तक जिसका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर ना हो, जिसकी कोई इंटरनल डायमेंशंस ना हो? Recall your yesterday's lecture. There are two types of particles, composite and elementary. Composite particles are those which are made up of and elementary particles are those. तो फिर elementary particle की एग्जांपल क्या होगी? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट चार्ज है। इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, म्यूऑन, टाउन, मैंने आपको बताया था कि ये ट्रूली एलिमेंट्री है, इनके कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स नहीं है। समझ आई मेरी बात की? तो पॉइंट चार्ज या लोकलाइज्ड चार्ज एक ऐसा चार्ज होगा जिसकी कोई इंटरनल डायमेंशंस ना हो। या फिर इसके बारे में एक और बात भी करते हैं, वो क्या करते हैं? If the distance between two charges is very large as compared to their dimensions. डायमेंशन से क्या मुराद है? साइज। अगर दो चार्जेस के दरमियान फासला उनके साइज के मुकाबले में बहुत ज्यादा हो तो वो चार्जेस फिर एज अ पॉइंट चार्ज एक्ट करेंगे एक दूसरे के लिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अर्थ और सन के दरमियान डिस्टेंस काफी ज्यादा है, तो अर्थ और सन एक दूसरे के लिए पॉइंट मासेस की तरह बिहेव करते हैं। अर्थ और स्टार्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो एक दूसरे के लिए एज अ पॉइंट मास बिहेव करते हैं। तो आप देखें ना, एक सितारा, छोटे से छोटा सितारा भी इतना ज्यादा बड़ा होता है कि उसके अंदर 10,000 से ज्यादा ऐसी दुनियाएं समा सकती हैं। Even a smallest star of our galaxy can accommodate thousands of these earths. तो अब डिस्टेंस तो दोनों के दरमियान बहुत ज्यादा है, तो डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से they both act like point masses for each other.
अब सवाल ये पैदा हुआ कि मैं पॉइंट मास को डिफाइन तो कर रहा हूँ, मैं पॉइंट चार्ज को डिफाइन तो कर रहा हूँ। इन वन केस वी आर डिफाइनिंग द पॉइंट चार्ज। दो अलग तरीकों से हमने इसको डिफाइन किया। हमें ज़रूरत क्या है कि हम पॉइंट चार्ज की स्टडी करें। क्यों हम पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट लेके आए? याद रखिए, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे सिंपलेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, क्योंकि पॉइंट की डायमेंशंस क्या होती हैं? स्फेरिकल टाइप का होगा वो। एक पॉइंट जो होता है उसकी डायमेंशंस स्फेयर के टाइप की होती है। तो फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि अगर आप देखें कूलम लॉ को, स्टेटमेंट याद है सबको? Yes, sir. K Q1 Q2 और R square. just like Newton universal law of gravitation, Fg is equal to G m1 m2 और दोनों की मैथमेटिकल फॉर्म्स के अगर आप गौर करें तो बिल्कुल एक ही जैसी। कौन सी फोर्स इनमें ज्यादा स्ट्रांग है? Which force is more stronger as compared to the other? मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, किसी भी फोर्स को जानना हो कि कौन सी फोर्स ज्यादा स्ट्रांग है, उसके कांस्टेंट को चेक किया करो। समझ आई कि नहीं आई? Yes, sir. देखो, अच्छा K की क्या वैल्यू है? 9 × 10 की पावर 9। Q1 भी 1 कूलम ले लो, Q2 भी 1 कूलम ले लो, दोनों चार्जेस के दरमियान फासला भी 1 मीटर ले लो। अच्छा, इधर आ जाओ। Fg is equal to G की वैल्यू 6.67 × 10 की पावर -11। फिर मास 1 kg ले लो, दूसरा मास भी 1 kg ले लो और उनके दरमियान फासला। अब बताओ कौन सी फोर्स स्ट्रांग है? Coulomb. कूलम। किसी भी फोर्स की स्ट्रेंथ जाननी हो तो जाके उसका कांस्टेंट चेक करो। कूलम। कूलम फोर्स नेचर की सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स और फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। तमाम फोर्सेस में सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो है ये कूलम फोर्स है। और सबसे वीक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब दो पार्टिकल्स जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे जिनका मास 1 kg है और उनके दरमियान डिस्टेंस भी 1 मीटर है, देखो मासेस बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा मासेस हैं, और उनके दरमियान फोर्स कितनी होगी? 6.67 × 10 की पावर -11 न्यूटन फोर्स होगी। इंतहाई कम फोर्स। ये बहुत अच्छा हुआ है, ये अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह से बड़ा फिजिसिस्ट कोई हो ही नहीं सकता। अगर ये कांस्टेंट ज्यादा होता तो आप अंदाजा लगाओ, माय मास इज अबाउट 70 to 80 kg, योर मास रेंज फ्रॉम 40 to 60 kg। और अगर हमारे मासेस बहुत ज्यादा होते और ऊपर से ये कांस्टेंट भी बहुत बड़ा होता तो सारी यूनिवर्स कोलैप्स ना कर जाती, Yes, sir. सारी बॉडीज एक दूसरे के साथ आके स्टिक ना हो जाती। इसीलिए इस कांस्टेंट के वीक होने की वजह से, स्मॉल होने की वजह से तमाम बॉडीज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है। अच्छा, उधर आओ, एक इलेक्ट्रॉन ले लो, एक प्रोटॉन ले लो। ये तो अभी मैंने बहुत बड़ा चार्ज लिया है, 1 कूलम एक बहुत बड़ी वैल्यू ऑफ चार्ज है। अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करता तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है वो 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम है। तो फिर भी ये फोर्स इस फोर्स से ज्यादा ही आती। अब मैं क्या देखने लगा हूं? मैं ये देखने लगा हूं कि मैं मासेस को बहुत कम रखूं। ये 1.4, ये दूसरा 0.4। अगर मैं कहूं कि जनाब ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो नेट फोर्स है वो क्या होगी? नेट फोर्स, दोनों की forces को add कर दें. ये इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? थ्रू विच फोर्स? Sir, कूलम्स रिपल्सिव फोर्स। कूलम रिपल्सिव फोर्स से एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। sir, There is one very important thing. What is that? Charge is always carried by a material body. ये जो लाइट है, waves चार्ज कैरी नहीं कर सकती। Charge is always carried by a material body. हमेशा चार्ज एक material body पर होगा। Material body का मतलब फिर उसका मास भी होगा। तो अगर ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, कौन सी फोर्स की वजह से? कूलम फोर्स की वजह से। तो फिर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी तो कर रहे होंगे ना? कौन सी फोर्स की वजह से? gravitation. ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो ये लाइक चार्जेस हैं, तो कूलम फोर्स की वजह से तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो नेट फोर्स का क्या एक्सप्रेशन होगा? Fc माइनस Fg इज इक्वल टू F नेट। मेरी बात की समझ आई कि नहीं? तो अब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है ना। मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ प्योरली कूलम इंटरेक्शन को स्टडी करूं, और उधर अगर मासेस बड़े हो गए तो फिर उनके दरमियान नेट फोर्स आएगी जो कि कूलम माइनस ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। इसी तरह अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को ले लेता, तो यहाँ पे एक चार्ज पॉजिटिव ले लिया, एक चार्ज नेगेटिव ले लिया। अब इनके अपने अपने मासेस भी होंगे।
लेकिन नेट फोर्स क्या होगी? अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं? कौन सी फोर्स की वजह से? कूलम फोर्स की वजह से भी और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से भी। तो हियर कम्स द प्रॉब्लम अगेन। मैं सिर्फ इनके दरमियान कूलम इंटरेक्शन को स्टडी करना चाहता हूं, लेकिन अब की बारी नेट फोर्स इन दोनों फोर्सेस के सम के बराबर है, तो मुझे कूलम फोर्स से ज्यादा फोर्स मिल रही है, मुझे नेट फोर्स मिल रही है। तो अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो हम एक ही चीज के साथ कंसर्न है कि दो चार्जेस जब इंटरेक्ट करें तो कौन सी फोर्स के थ्रू इंटरेक्ट करें? कूलम फोर्स के थ्रू इंटरेक्ट करें। और इधर मसला क्या आ रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी दरमियान में इंटर हो रही है। इस मसले का हल क्या है? इस मसले का हल क्या है? पॉइंट चार्जेस। इस मसले का हल है पॉइंट चार्जेस। अगर मैं पॉइंट चार्जेस को लूंगा तो पॉइंट चार्जेस की खासियत क्या है? देयर मासेस आर नेग्लिजिबल। masses of point charges are negligible. तो जब इनके मासेस बहुत स्मॉल होंगे तो फिर इनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत स्मॉल। समझ आई कि नहीं आई? और चार्ज तो आपको ऑलरेडी इनका पता है, तो एक ट्राई लेते हैं। वी कैन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस। फॉर एग्जांपल सबसे सिंपल एटम कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। अब मुझे ये बताएं, इलेक्ट्रॉन पॉइंट चार्ज है कि नहीं? यस सर। तो इलेक्ट्रॉन इज अ पॉइंट चार्ज। क्या प्रोटॉन एक पॉइंट चार्ज है? नो, प्रोटॉन इज नॉट अ पॉइंट चार्ज। लेकिन इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इतना ज्यादा है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ। ठीक है, अच्छा एटॉमिक रेडियस किसी को पता है? व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? शाबाश। The order of the atomic radius is 10 to power minus 10 meter. What is nuclear radius? Very good. The order of the radius of the nucleus is 10 to power minus 14 meter. ठीक है? अब अगर मैं इनके साइजेस की रेशो फाइंड करूं, साइज ऑफ एटम टू साइज ऑफ न्यूक्लियस, इन दोनों के रेडियाई या साइज की रेशो को अगर कैलकुलेट किया जाए तो 10 to power minus 10 over 10 to power minus 14. The meter cancels out with meter. You get 10 to power minus 10, 10 to power plus 14. You get 10 to power 4. क्या पता चला? वही रदरफोर्ड मॉडल वाली ऑब्जर्वेशन। The size of the atom is 10,000 times greater than the size of nucleus. एटॉमिक साइज न्यूक्लियर साइज के मुकाबले में 10,000 टाइम्स ज्यादा है। मिसाल लो, फर्ज करो कि ये कमरा अगर न्यूक्लियस का साइज है, इस कमरे का साइज न्यूक्लियस के साइज के बराबर है, तो जानते हो इलेक्ट्रॉन कहां पर है? ऐसे 10,000 कमरे और बनाओ, ऐसे 10,000 कमरे और बनाओ, और जब आप ऐसे 10,000 कमरे और बना दें तो जो आखिरी कमरा होगा उस कमरे में इलेक्ट्रॉन है। अब मैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात अगर छोड़ भी दूं ना, मैं कहूं मैं तो बहुत बड़ा मास हूं, आई एम नॉट अ पॉइंट मास, ठीक है? अगर मैं सिर्फ अपनी भी बात करूं तो मेरा जो डिस्टेंस होगा वो 10,000 फ्लोर पर मौजूद, फर्ज करें आप में से कोई 10,000 फ्लोर पर मौजूद है, उससे ज्यादा होगा कि नहीं? बहुत ज्यादा होगा कि नहीं? क्या हम एक दूसरे को देख भी पाएंगे? ऐसे हालात में हम दोनों के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो बहुत कम हो जाएगी। तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम हो जाएगी तो फिर मुझे फायदा क्या होगा? सिर्फ चार्जेस का इंटरेक्शन में स्टडी करूंगा, उनके ग्रेविटेशनल फोर्सेस का इंटरेक्शन स्टडी नहीं करूंगा। समझ आई बात की? अच्छा, अब मैं अगर इनकी कूलम फोर्स को जरा कैलकुलेट करता हूं तो F कूलम इज इक्वल टू 9 into 10 to power 9। Q1 कितना है? 1.6 into 10 to power minus 19। Q2 कितना है? 1.6 into 10 to power minus 19। और फर्ज करो कि चार्जेस के दरमियान हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, तो उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है? 10 to power minus 10। जब एक न्यूक्लियस में और दूसरा शेल में है तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ द एटम के बराबर होगा। तो वो डिस्टेंस ले लेते हैं 10 to power minus 10 whole square। So FC is equal to 9 into 10 to power 9। 16 into 16, 256। तो 1.6 into 1.6 becomes 2.56।
ये कैलकुलेशन का तरीका। अच्छा 2.56 मल्टीप्लाई विद 1990 माइनस 38 हो जाएगा, और नीचे 2 into 10 माइनस 20। अच्छा अब अगर मैं अप्रोक्सीमेशन लूं, इस 9 को आप अप्रोक्सीमेटली 10 कंसीडर कर सकते हैं? Yes, sir. ये 9 अप्रोक्सीमेटली 10 बन सकता है। Yes, sir. अच्छा अगर ये 10 है तो 10 into 10 to power 9 मल्टीप्लाई विद 2.56 मल्टीप्लाई विद 10 to power माइनस 38, ये नेगेटिव ऊपर जाके Positive. प्लस 20। ठीक है, चेक करते हैं रिजल्ट क्या आ रहा है। ये 10, ये पावर 1 है और ये पावर 9 है, ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा 2.56 into 10 to power माइनस 38 प्लस 20 एंड प्लस 10। बताओ रिजल्ट क्या आया? into 10 to power minus 8 Newton. This is the Coulomb force between the two charges, यानी इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इन्हीं दोनों के दरमियान अब ग्रेविटेशनल फोर्स जरा कैलकुलेट करें। What is the magnitude of gravitational force between these two charges? तो G m1 which is the mass of proton, me which is the mass of electron, and square of the distance between the two charges. G की वैल्यू बताएं। अच्छा 6.67 की बजाय मैं अप्रोक्सीमेटली 7 into 10 to power minus 11 लिख दूं? Yes, sir. क्योंकि 6.67 को राउंड ऑफ किया जाए तो वो 7 ही बनेगा। अच्छा मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? 1.67 into 10 to power minus 27 kg, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.11 into 10 to power minus 31 kg, और इनके दरमियान फासला कितना है? 10 to power minus 10। पहले मैंने चार्जेस लिए थे ऊपर और कूलम फोर्स फाइंड की, अब मैं उनके मासेस को ले रहा हूँ और उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करूँ। डिस्टेंस तो उनके दरमियान वही है, ठीक है ना? अगर उस डिस्टेंस की पिक्चर आप देखना चाहते हैं तो ये रहा प्रोटॉन, ये रहा इलेक्ट्रॉन, तो फासला इनके दरमियान अप्रोक्सीमेटली 10 to power minus 10 मीटर ही है। लेकिन जब कूलम इंटरेक्शन कंसीडर करूंगा तो चार्जेस की वैल्यू पुट करूंगा, कूलम ला लगा। जब ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसीडर करूंगा तो फिर न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगा के कैलकुलेट करूंगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। अच्छा फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस सुनो, ये 9.11 10 लिया जा सकता है? क्योंकि मैंने 9 को जब 10 कंसीडर किया था तो मैं 9.11 को बखुशी 10 कंसीडर कर सकता हूं। अच्छा ये 1.67 को क्या कंसीडर करना चाहिए? 2 कंसीडर करना चाहिए। 7 into 2 14 मल्टीप्लाई विद 10 to power, ये क्या है? माइनस 11, और ये क्या है? माइनस 27, और ये क्या है? प्लस 1। एग्री करते हैं? Yes, sir. और ये क्या है? माइनस 31, और नीचे से क्या आ रहा है? माइनस 20 ऊपर आ गई, प्लस 20। तो अब आपके पास Fg is equal to 14 into 10 to power, सब्ट्रैक्ट करते हैं। माइनस 31 प्लस 20 माइनस 11, माइनस 11 प्लस 1 माइनस 10, माइनस 10 माइनस 27 माइनस 37 माइनस 37 माइनस 10 माइनस 47 माइनस 47, और अगर मैं इसको यूं लिख दूं 1.4 into 10 to power minus 46, ठीक रहेगा? Yes, sir. अब एक बात गौर से देखो, सिर्फ ऑर्डर को कंसीडर करो। अगर सिर्फ ऑर्डर को कंसीडर करो, कूलम फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स देख रहे हो? Yes, sir. कूलम फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर रेशियो कैलकुलेट की जाए तो कूलम फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स, सिर्फ ऑर्डर ले रहा हूं, 10 to power minus 8 over 10 to power minus 46 is equal to minus 8 plus 46. The result is Fc by Fg is equal to 10 to power 38 न्यूटन। इस बात का मतलब जानते हो? समझ आती है इस बात की मतलब? No, sir. कूलम फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 to power 38 टाइम्स ज्यादा है, अब समझेंगे। और 38 का मतलब ना आपको समझ आएगा ना मुझे समझ आएगा। शुरू करूं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38। सर अब काउंट मैं भी थक गया हूं। सर काउंट भी कर दे कितना तो काउंट करने को छोड़ो, या एक जीरो ज्यादा होगा या एक जीरो कम होगा, लीस्ट काउंट के बराबर गलती तो होनी ही होनी है। लेकिन अब ये इमेजिन करो कि जो कूलम फोर्स है दो चार्जेस के दरमियान, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले में
बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को निग्लेक्ट कर सकते हैं। Yes, sir. इसका मतलब कि ये दोनों चार्जेस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के लिए एज अ पॉइंट चार्ज एक्ट करेंगे। समझ आई कि नहीं आई? तो ये इतनी लंबी कैलकुलेशन इसलिए थी कि आप पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट उठा सके। यहाँ तक क्लियर है सब? Yes, sir. अच्छा अब जब हम कूलम लॉ भी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे पॉइंट चार्जेस पे ही बेस्ड है सारा का सारा। इसीलिए ये कैलकुलेशन ये सब समझने के लिए जरूरी है, कॉन्सेप्ट के लिए जरूरी है। ना पेपर में आनी है, ना आपसे एंट्री टेस्ट में किसी ने पूछना, ना आपसे किसी ने वाइवा में पूछना है, लेकिन विजन ब्रॉड होनी चाहिए। जब समझ आए तो क्लियरली समझ आए कि जब हमने ये कहा कि if the distance between the two charges is very large as compared to their dimension, then the charges behave like point charges. ये जब मैं आपको कूलम लॉ पढ़ाऊंगा तो फिर आपको पता चलेगा कि ये कितना पावरफुल टॉपिक है। अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करे तो दोनों पॉइंट चार्जेस हैं, क्योंकि दोनों की डायमेंशंस नहीं है। लेकिन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करे तो प्रोटॉन की जो डायमेंशंस है ना, वो क्वार्क से बना हुआ है, कंपोजिट पार्टिकल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की डायमेंशंस नहीं है। तो फिर दूसरी शर्त क्या होनी चाहिए पॉइंट चार्जेस के लिए कि इन चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस इनके साइज के मुकाबले में काफी ज्यादा हो जाए। तो फिर मैंने आपके लिए फोर्सेस की रेशो कैलकुलेट की और आपको पता चला कि इन दो चार्जेस के दरमियान कूलम इंटरेक्शन इनके ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन से 10 टू पावर 38 टाइम्स ज्यादा है। समझ आ गई बात? यहां तक सब क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो ये तीन कॉन्सेप्ट अगर आप देखो तो व्हाट इज अ सोर्स चार्ज, देखो बिल्कुल सिंपल रखना है, इंग्लिश में याद करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट दिमाग में होता रहो। सोर्स चार्ज क्या है? जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, जिसकी फील्ड को हम स्टडी करना चाहते हैं, जिसकी फील्ड को हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं। ये फील्ड होगी तो सही, लेकिन कौन बताएगा कि ये फील्ड है या नहीं? टेस्ट चार्ज इस फील्ड को डिटेक्ट करेगा, इसको मेजर कर लेगा। ठीक है? Yes, sir. क्या उसको इफेक्ट करेगा? No. नहीं, विदाउट इफेक्टिंग इट विल मेजर द फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज विदाउट इफेक्टिंग इट। ठीक है? फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट किस चीज का है? पॉइंट चार्ज का। कौन से चार्जेस पॉइंट चार्जेस होंगे? जिनकी कोई इंटरनल डायमेंशंस ना हो। इंटरनल डायमेंशंस क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अगर इनकी इंटरनल डायमेंशंस होंगी तो फिर इनके दरमियान कौन सा इंटरेक्शन जरूर होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स का इंटरेक्शन जरूर होगा, प्योरली कोलम्बिक इंटरेक्शन नहीं होगा। ऐसे हालात में फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? नेट फोर्सेस को कंसीडर करना पड़ेगा। मैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहा हूँ, मेरी ख्वाहिश ये है कि जब भी दो चार्जेस एक दूसरे से इंटरेक्ट करें तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा इंटरेक्शन हो? कूलम इंटरेक्शन हो। इज इट क्लियर टिल नाउ? तो फिर मैंने क्या किया, मैंने दो किस्म की डेफिनेशंस दी कि अगर आपके चार्जेस की कोई इंटरनल डायमेंशन नहीं है तो बच गए उनके मासेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मास को देख लो 9.11 into 10 to power minus 31। इस मास को कोई रियलाइज कर सकता है कि कितना छोटा है? करवाऊं? बहुत छोटा। हाँ, इस मास को रियलाइज कर सकते हो कि ये कितना छोटा मास है? क्योंकि आपको सिर्फ नंबर से याद है, आपने नंबर को कभी रियलाइज नहीं किया होता कि आपकी नंबर की अंडरस्टैंडिंग बढ़े। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.11 into 10 to power minus 31 kg। इसका मतलब देखो, अच्छा 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 911 kg only is the mass of electron। समझ आई है? Yes, sir. तो ये only समझ आया मैंने क्यों कहा? इतना छोटा मास, उस इतने छोटे से मास की क्या ग्रेविटेशनल फील्ड होगी और क्या ग्रेविटेशनल फोर्स होगी? तो जब इतना छोटा मास होगा और वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा तो कौन सी फोर्स से इंटरेक्ट करेगा? कूलम। तो ये टॉपिक पढ़ने के बाद हमने अपने आप को मुकम्मल तौर पर आजाद कर लिया है किस चीज से? ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट से। आज के बाद इस चैप्टर में हम कभी भी ये बात नहीं करेंगे कि एक चार्ज दूसरे चार्ज से इंटरेक्ट करना है, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स भी है। वरना ये याद रखो, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कह रहा है? एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स Every अदर बॉडी। बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसकी रेंज इनफाइनाइट है, तो यूनिवर्स में मौजूद हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है और ये फोर्स प्योरली अट्रैक्टिव नेचर की है। लेकिन फिर क्या होता है, अगर मासेस बहुत छोटे हो जाए, डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाए, तो फिर हमारे पास इस फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत नेग्लिजिबल हो जाता है। ये बताओ, अर्थ का मास ज्यादा या सन का?
तो फिर मुझे किसके पास होना चाहिए? मैं हूं उसके पास? नहीं, क्यों? वजह क्या है? Yes, the distance between the two bodies is very large, जिसकी वजह से ये ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक हो चुकी है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, फोर्थ कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं न्यूट्रलिटी का। व्हाट डू वी मीन बाय न्यूट्रलिटी? By the term neutrality, we means that the net charge on the object is zero. न्यूट्रलिटी से मुराद है कि ऑब्जेक्ट पे नेट चार्ज जीरो है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, न्यूट्रॉन पे टोटल चार्ज कितना है? न्यूट्रल है, उसमें कोई चार्ज है? नहीं, उसमें चार्ज है, उसमें नेट चार्ज नहीं है। न्यूट्रॉन पे चार्ज है, न्यूट्रॉन पे नेट चार्ज नहीं है। मैं बताता हूँ वजह। कल क्या बताया था कि न्यूट्रॉन कंपोजिट पार्टिकल है या एलिमेंट्री? कंपोजिट है। कंपोजिट है तो किससे बना हुआ है? क्वार्क्स से बना हुआ है। ठीक है, क्वार्क्स से बना हुआ है, तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला है हमारे पास, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ यू बी डी। 3 क्वार्क से बना हुआ है, अप डाउन डाउन क्वार्क। ये जो अप क्वार्क होती है, इसका फॉर्मूला यू डी और डी। अप क्वार्क के ऊपर जो चार्ज होता है वो +2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, डाउन क्वार्क के ऊपर जो चार्ज होता है वो -1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, डाउन क्वार्क पे अगेन -1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। देखो ये हुआ +2/3 और ये दोनों ऐड होके साइन तो वही रहेगा, लेकिन क्या बन जाएंगे? 2/3। रिजल्ट न्यूट्रॉन के न्यूट्रल होने की वजह ये है कि उसका नेट चार्ज जीरो है, वरना वो खुद किससे बना हुआ है? चार्ज पार्टिकल से। क्वार्क्स आर चार्ज पार्टिकल्स, वो खुद चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है। तो न्यूट्रलिटी जब भी आपके सामने आए तो समझ जाओ कि इस बॉडी के ऊपर नेट चार्ज क्या है? जीरो है। समझ आई कि नहीं आई? उसमें पॉजिटिव चार्ज की अमाउंट और नेगेटिव चार्ज की अमाउंट बराबर होगी, इसीलिए वो आपको न्यूट्रल नजर आ रहा होगा। The process of imparting charge to an object is called electrification. किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज इंपार्ट करने के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिफिकेशन कहेंगे। जैसे आपके टेक्स्ट बुक में अगर आप देखें तो फर्स्ट पेज पर ही वैन डी ग्राफ जनरेटर बना होगा और एक स्टूडेंट है जिससे वैन डी ग्राफ जनरेटर पे हाथ रखा हो। उसने जैसे ही वैन डी ग्राफ जनरेटर पे हाथ रखा तो उसकी सारी बॉडी चार्ज एक्वायर कर लेती है। सारी बॉडी चार्ज एक्वायर करती है, तो ये बताओ हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा हल्का क्या है? हेयर्स। अब सारे हेयर्स पे जब सेम चार्ज आएगा तो नतीजा क्या होगा? ये सारे रिपल्शन की वजह से खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल। अब देखो हमारे आर्म्स के मासेस बहुत ज्यादा है, आर्म्स और बॉडी पे भी तो वही नेगेटिव चार्ज है, लेकिन आर्म्स यूं लिफ्ट अप नहीं होते, लेग्स यूं ओपन नहीं हो जाती। व्हाई? दे आर क्वाइट हैवी। इलेक्ट्रिक फोर्स इस वगैरह इतनी ज्यादा नहीं है कि इतने ज्यादा वेट को एक्सटेंड कर सके, लेकिन क्योंकि हेयर्स आर क्वाइट लाइट तो नतीजा क्या हुआ? जैसे ही चार्ज इंपार्ट हुआ तो वो सारे के सारे बाल खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए जिस्म पे, यहाँ पे। दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। उनको चार्ज मिल गया, इसलिए ऐसा हो रहा है। समझ आई मेरी बात? अच्छा, फिर आपके पास आती हैं कुछ प्रॉपर्टीज चार्ज की। The first property of the charge is additivity.
एडिटिविटी, देखिए फर्ज करें कि एक बॉडी के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर चार्ज है और दूसरी बॉडी पर 3 इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस के बराबर चार्ज है, तो बॉडी का नेट चार्ज क्या होगा? ये दोनों नेगेटिव है, चलिए मैं ये नेगेटिव साइन इधर लगा देता हूं। नेट चार्ज क्या होगा बॉडी में अगर इनको कंबाइन किया जाए तो? -7 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अगर एक बॉडी पर +4 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है और उसको कंबाइन किया गया एक बॉडी के साथ जिसके ऊपर +3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, तो बताओ -3 सॉरी, ये +4 और ये -3, तो बॉडी पर नेट चार्ज क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, ठीक है। अच्छा, एक बॉडी पर अगर -4 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है और दूसरी बॉडी पर +3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, तो इन दोनों बॉडीज को कंबाइन करके -1 चार्ज आ जाएगा। अच्छा, आप यहाँ पे जो कुछ भी देख रहे हैं that is quite simple and easy. The addition of two charges follows simple arithmetical rules. जैसे 2 + 3 5, 2 - 3 -1, 3 - 2 +1, बिल्कुल उसी तरह चार्जेस को आप लीनियरली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अनलाइक वेक्टर्स। वेक्टर्स में वेक्टर अलजेब्रा इस्तेमाल होगा और मैट्रिसेस में मैट्रिसेस अलजेब्रा इस्तेमाल होगा। सेट थ्योरी उठाते हैं तो वहाँ पर रूल्स इस्तेमाल होंगे सेट के, लेकिन जो चार्जेस हैं वो सिंपली ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो चार्जेस की एडिटिविटी को हमने डिफाइन कर दिया कि चार्जेस को आप सिंपल अरिथमेटिकल रूल्स के मुताबिक ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इसके ऊपर मैं आपको देता हूँ, आप सॉल्व करने की कोशिश करें। एक एलिमेंट है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मौजूद है और उसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 37 है। बताइए कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 36। एक एलिमेंट है जिसके पास -1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर चार्ज मौजूद है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके 37 है, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 36। उसका एटॉमिक नंबर 36 होगा। देखो, अगर ये एटम है, इसके पास -1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर एक्स्ट्रा चार्ज मौजूद है, एक तो वो बाहर से लेके आया है। अगर मैं ये चार्ज हटा दूं तो फिर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 36 इलेक्ट्रॉन होंगे और 36 प्रोटॉन होंगे, तो उसने एडिशनल चार्ज रखा हुआ है अपने पास। वो एडिशनल चार्ज हटाते ही जब ये न्यूट्रल होगा तो आपने जो डेफिनेशन की है, व्हाट इज एटॉमिक नंबर? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। ये जबरदस्त डेफिनेशन। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। लेकिन जब मैं अगली बात करूंगा तो वो बड़ी खतरनाक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। समझ आई कि नहीं? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम, क्योंकि अगर एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता तो फिर ये आप कहते हैं 37 एटॉमिक नंबर है इसका। उससे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रखा होता है अपने पास, वो तो अब न्यूट्रल नहीं रहा, वो तो आयन बन गया। आयंस के पास या इलेक्ट्रॉन कम होगा या ज्यादा होगा, तो उसकी वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी किसी आयन में एटॉमिक नंबर इंडिकेट नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर दे तो फिर उस एटम के लिए शर्त क्या है? वो न्यूट्रल होना चाहिए। समझ आई? Yes, sir. अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपने सिंपल अरिथमेटिकल रूल्स का इस्तेमाल किया, कोई वेक्टर अलजेब्रा लेके आप नहीं आए। तो चार्जेस का एडिशन या सब्ट्रैक्शन सिंपल अरिथमेटिकल रूल्स को फॉलो करेगा। अच्छा, चलें आज के लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, इंशाल्लाह इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे। Sir, ये